नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स सेरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास से मैं आरपी व्यास डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको 3 मार्च को होने वाली परीक्षा में अच्छे अंक लेके आना है। देखिए अभी 1 मार्क्स क्वेश्चन जो है उसकी बात चल रही है और ये है मेरा वीडियो नंबर 3 स्पेशल 3 भी। ये जो वीडियो नंबर स्पेशल 3 था थोड़ा बड़ा हो गया था, इसलिए मैंने इसके 2 भाग कर दिए। ये दूसरा भाग है। पहले भाग में क्वेश्चन नंबर 1 से 8 थे और दूसरे भाग में क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 18 होंगे। अभी ये क्वेश्चन एक एक करके आपके लिए ले रहा हूँ, ध्यान से देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो एक रिलेशन है जिसे कहते हैं असमिका, यानी कि इनइक्वेशन। और ये प्रूव नहीं करनी है, प्रूव तो मैंने अलग वीडियो में कर रखी है। अभी केवल इसको दिखाना है कि क्या होती है। तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि Z1 प्लस Z2 का मापांक और Z1 का मापांक प्लस Z2 का मापांक, इनमें क्या संबंध है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 एंड मॉडुलस Z1 प्लस मॉडुलस Z2। तो आपको एक सीधा से लिखना आंसर कि Z1 प्लस Z2 का जो मॉडुलस होता है वो Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस जो होता है उससे या तो कम होता है या बराबर होता है। लेस देन इक्वल ये लिखेंगे, आपको पूरा 1 नंबर मिल जाए अगर क्वेश्चन आया तो। अगला क्वेश्चन छोटा सा है। एक संख्या 0 है, उसके मापांक और पूर्णांक क्या होंगे। अब 0 तो 0 है, ना तो उसमें कोई वास्तविक भाग है ना कोई काल्पनिक भाग है, दोनों ही 0 है। दोनों ही 0 है तो कोण मापांक भी 0 होगा और कोणांक उसका 0 डिग्री होगा, ये 0 होगा। अगर कहा जाए 4 के मॉडुलस और एम्पलीट्यूड क्या होंगे 4 के, तो 4 में वास्तविक भाग तो 4 है रियल पार्ट, लेकिन इमेजिनरी पार्ट इसमें है ही नहीं तो 0 है। और इमेजिनरी पार्ट 0 है मतलब कि इसका तो कोणांक 0 है, यानी मापांक तो 4 है और कोणांक 0 है। अगर -7 को आ जाए सिंपल तो इसका मापांक तो 7 कहलाएगा। देखिए मापांक हमेशा पॉजिटिव होता है। और अब चूंकि -7 है ना, अब देखिए एक बात बताऊँ आपको मैं, जैसे ये हमने किया, इधर x प्लस में होता है, इधर x माइनस में होता है। ऊपर y प्लस में होता है, नीचे y माइनस में होता है। ऐसा आपको पता है। ये दोनों प्लस होते हैं, ये दोनों माइनस होते हैं, ये दोनों प्लस होते हैं, ये दोनों माइनस होते हैं। अब आपको ये जो ना -7, तो -7 जो आप देख रहे हो, -7 को मैं -7 प्लस 0 आइटम भी कह सकता हूँ। अगर इसके मैं कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखूँ, इसको मैं अगर ऑर्डर पेयर के रूप में लिखूँ तो ये -7, 0 आएगा। तो -7 तो यहाँ आएगा और 0 चूँकि आप y की वैल्यू 0 है तो ऊपर जाना नहीं है, तो ये पॉइंट ही आ गया, बस ये वाला पॉइंट आ गया। ये जो पॉइंट आएगा ये तो है 7, इधर होने से माइनस हो गया और ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। ध्यान देना इस चीज़ को, इसलिए इसको हमने पाई कहा है। तो ये -7 जब होता है ना तो इसका मापांक तो 7 है और कोणांक इसका 180 डिग्री या पाई है। अब 3 आइटा, तो 3 आइटा देखिए आप ध्यान से, ये रहा 3 आइटा। इसको मैं 0 प्लस 3 आइटा कह सकता हूँ, 0 प्लस 3 आइटा। तो इसको अगर मैं लूँ क्रमिक द्विगु में, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 3। तो 0 3 तो भाई यह आएगा 0 3 पॉइंट। तो अब ये जो लाइन आप देख रहे हो इसकी लंबाई 3 हो गई और ये एंगल कितना बन गया π/2। तो इसका जो 0 3 का जो ये 3 आइटा का जो मापांक तो आएगा 3 और कोणांक आएगा π/2। अब -5 आइटा, ये जो -5 आइटा है इसको मैं 0 - 5 आइटा भी कह सकता हूँ। अब इसका कोऑर्डिनेट के रूप में देखें तो 0, -5 इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। 0, -5 आप जानते हैं कि यहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा। तो ये 5 तो लंबाई हो गई। अब जब ये लाइन देख रहे हैं ना आप, तो आपको इतना नहीं घूमना है, इसका कोणांक निकालने के लिए ऐसे घूमना है। हमेशा ध्यान देना, कोणांक जब निकालते हैं तो इसका एंगल 180 से कम लेना चाहिए न्यूमेरिकली। तो ये एंगल हो गया। हम चूँकि यहाँ पे क्लॉकवाइज आ रहे हैं इसलिए माइनस हो जाएगा, कितना 90 डिग्री, यानी π/2, यानी कि -π/2। तो
मापांक तो इसका 5 ही है और कोणांक कितना हो गया -π/2। हम वैसे इसको 270 डिग्री कह सकते हैं, ये 3π/2 हो सकता है, लेकिन जब हम अपन कोणांक को शो करते हैं तो एंगल हमेशा 180 डिग्री से कम रखा जाता है। तो अगर ऐसे करेंगे तो ये 270 हो जाएगा, जो कि सही नहीं है, इसलिए -π/2 रहेगा। तो ये लिख दिया मैंने 5 और -π/2, ठीक है। तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखें। एक खास बात आपको बता दूं मैं इस स्टेज पर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। मान लीजिए ये कोई लाइन है, ये एंगल अगर 30 है और मान लो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाइन है और ये एंगल मान लीजिए 60 है। मान लो थर्ड क्वाड्रेंट में ये लाइन है और ये एंगल मान लीजिए चलो इसको भी 60 मान लेते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई लाइन है और इस एंगल को मैं मान लीजिए 45 मान लेता हूँ। यानी आपने जो पॉइंट लिया ना, जो जैसे मैंने अभी यहाँ बताया था आपको -5, 0, 0, 4 वगैरह, वो पॉइंट इस बार क्वाड्रेंट में। अभी तो हम एक्सिस पे ले रहे थे ना, अक्षों पर आ रहा था बिंदु, लेकिन मान लो यहाँ आ रहा है, कोई इसके अंदर यहाँ आ रहा है, कोई पॉइंट इसमें यहाँ आ रहा है, कोई पॉइंट इसमें यहाँ आ रहा है। ये तो हो जाएगा मापांक, इतनी दूरी तो ये मापांक कोई समस्या नहीं, मापांक हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन जब ये पहला केस है ना, इसमें कोणांक हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि π/6। इसकी बात करें तो हमें एंगल नापना होता है यहाँ से, तो ये 60 है, 60 को क्या बोलते हैं अपन π/3। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई में से π/3 घटा देंगे, ये पूरा पाई होता है ना, इसमें से π/3 घटा देंगे तो ये 2π/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2π/3, यानी 120 डिग्री यहाँ से। इसकी बात कर रहे हैं, अगर हम पूरा नापें तो 180 + 60 240 होगा, लेकिन ये 180 को क्रॉस कर गया, तो हम एंगल इधर से नापेंगे, ध्यान दीजिएगा, इधर से। ये 60 है, ये पूरा होता है 180 डिग्री, 60 को क्या बोलते हैं π/3। तो ये 180 मैंने पाई में से घटाएंगे π/3, ये भी आएगा 2π/3, लेकिन वो क्लॉकवाइज है, इसलिए लिखा जाएगा -2π/3। ध्यान देना, इसका इस लाइन का जब देंगे ना कोणांक अपन, तो ये -2π/3 लिखेंगे। और जब इसकी बात करेंगे तो ये कितना एंगल है क्लॉकवाइज 45 डिग्री, तो 45 डिग्री होता है π/4, इसका कोणांक लिखा जाएगा -π/4। माइनस क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज है। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वही रहेगा, सेकंड के अंदर 180 में से घटा देंगे, थर्ड के अंदर 180 में से घटाएंगे और उसको माइनस के साथ लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा था अभी आपके साथ में, और फोर्थ के अंदर माइनस में रहेगा। तो ये चीज़ अगर आप ध्यान रखेंगे तो बड़े बड़े सवाल भी आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन 15वां, द माइवर प्रमेय जो होती है, डी मोवाइर थ्योरम, वो cos θ + i sin θ की पावर n बराबर cos n θ + i sin n θ होती है। इसमें n क्या है ये आपको पूछ सकते हैं, n क्या है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये जो डी मोवाइर थ्योरम है, इसमें n जो होती है, n जो होता है वो एक परमेय संख्या है। परमेय का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसको अपन p/q के रूप में लिख सकें। p और q दोनों होते हैं पूर्णांक, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। तो लिखा मैंने यहाँ पे n बिलोंग्स टू सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ये q है ना, कैपिटल Q, ये परमेय संख्याओं के समुच्चय को प्रदर्शित करता है, जहाँ n कोई भी परमेय संख्या है। अब परमेय संख्या कैसी होती है, वो p/q के रूप में होती है, स्मॉल p और स्मॉल q, p/q। और p और q क्या है, पूर्णांक। पूर्णांकों को बोलते हैं इंटीजर्स, और पूर्णांकों के समुच्चय को बोलते हैं z। यानी p और q दोनों ही पूर्णांकों के समुच्चय z के सदस्य हैं, पर q जो है वो 0 नहीं, क्योंकि ये 0 हो गया तो अपॉन 0 करने से वो इनफाइनाइट होता है, जो कि परिभाषित नहीं होता है। तो आपको इस प्रश्न में ध्यान रखना है, अगर पूछे कि cos θ + i sin θ की पावर n में जो ये फॉर्मूला है, इसमें n क्या होता है, तो आप लिखेंगे n कोई परमेय संख्या है, n बिलोंग्स टू q, q इज ए सेट ऑफ, q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। अब देखिएगा
ये क्वेश्चन अगला, साइन पाई बाय 6 प्लस आयोटा कॉस पाई बाय 6 की पावर 7, इसको सरल कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है। इसको मैं करके बताता हूँ आपको। आंसर तो इसका ये रहा 1/2 1 प्लस आयोटा रूट 3। अब देखिएगा ये साइन पाई बाय 6 प्लस आयोटा कॉस पाई बाय 6 की पावर 7, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करें देखिए आप, देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है डी मोर थ्योरम का, उसमें कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n होती है। यहाँ कॉस थीटा है ना, पर यहाँ तो देखिए आपको साइन आ रहा है। आयोटा का गुणा यहाँ किससे हो रहा है, साइन थीटा से, पर यहाँ आयोटा का थीटा कॉस थीटा से हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तो हमें क्या करना है कि ऐसे केस में आयोटा को कॉमन लेना है। देखिए मैंने ब्रैकेट के अंदर आयोटा कॉमन ले लिया। जैसे ही मैं आयोटा कॉमन लूँगा क्या हो जाएगा, यहाँ तो मैंने कुछ था नहीं, इंटू 1 मान लो, तो ये 1 आयोटा हो जाएगा, 1 आयोटा इंटू साइन पाई बाय 6, क्योंकि जो कॉमन लेते हैं उसका भाग लगता है। तो 1 आयोटा, तो ब्रैकेट खोलूँगा ना वापस आयोटा आयोटा कट जाएगा, साइन पाई बाय 6 रह जाएगा, प्लस और आयोटा कॉस पाई बाय 6 के अंदर भाग लगाएंगे आयोटा का, तो कॉस पाई बाय 6 आ जाएगा की पावर 7। अच्छा, एक ये हमने कॉमन लिया था ब्रैकेट के अंदर, तो पावर 7 होल की पावर 7 है। ये तो ये ऐसे करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा ना, क्योंकि जो आयोटा कॉमन लिया था ब्रैकेट के अंदर लिया था, और ये पावर 7 जो है ना, इस पूरे की पावर 7 है। तो अब ये देखो आयोटा की पावर 7 हो जाएगी, ये हो गया आयोटा की पावर 7 हो गई, ठीक है। और ये जो 1 आयोटा आप देख रहे हैं, 1 आयोटा, इसको अपन कैसे सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि 1 आयोटा को ऊपर नीचे आयोटा से गुणा कर देंगे, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ा, आयोटा से गुणा कर दिया, भाग भी लगा दिया, और साइन पाई बाय 6 हो गया, प्लस कॉस पाई बाय 6 की पावर 7 हो गया। अब आयोटा की पावर 7 को कैसे लिखें हम, तो आपने खूब इसके सवाल किए होंगे। आयोटा की पावर 7 को मैं कह सकता हूँ आयोटा स्क्वायर का होल क्यूब, तो आयोटा स्क्वायर का होल क्यूब, तो आयोटा की पावर 6 हो जाएगा, एक आयोटा लिखना पड़ेगा और आपको। और आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो -1 का क्यूब इंटू आयोटा, और -1 का क्यूब तो -1 ही होता है, तो -1 इंटू आयोटा, यानी कि माइनस आयोटा हो गया। तो इसको लिख देंगे अपन यहाँ पे माइनस आयोटा। अब आयोटा इंटू 1 कितना होगा, आयोटा, और आयोटा इंटू आयोटा होता है आयोटा स्क्वायर, जो होता है -1 साइन पाई बाय 6 प्लस कॉस पाई बाय 6 रेस टू 7। अब देखिए माइनस आयोटा, अब मैं कॉस पाई बाय 6 को पहले लिख देता हूँ, कॉस पाई बाय 6, और प्लस में भाग लगाएंगे माइनस का, तो माइनस आएगा, और आयोटा साइन पाई बाय 6 की पावर 7। अब आप जानते हैं कि जो ये डी मोर थ्योरम है, ये प्लस के साथ में माइनस के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर ये माइनस भी होता है ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं माइनस भी करता हूँ यहाँ पे, तो ये कॉस एन थीटा, ये कॉस एन थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन एन थीटा बन जाता। तो डी मोर थ्योरम माइनस पे भी लागू होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो माइनस आयोटा, तो क्या हो जाएगा, कॉस 7 पाई बाय 6 माइनस आयोटा साइन 7 पाई बाय 6 माइनस आयोटा। अब देखिएगा कॉस 7 पाई बाय 6 को मैं पाई प्लस पाई बाय 6 कह सकता हूँ, माइनस आयोटा साइन, इसको भी मैं पाई प्लस पाई बाय 6 कह सकता हूँ, तो माइनस आयोटा। और कॉस 180 प्लस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो हो जाएगा माइनस कॉस पाई बाय 6 माइनस आयोटा। और साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन पाई बाय 6 माइनस कॉस 30, ये पाई बाय 6 मतलब 30, कॉस 30 होता है √3/2,
माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस आयोटा, और साइन 30 होता है 1/2। अब मैं ब्रैकेट खोल रहा हूँ तो माइनस इंटू माइनस प्लस और आयोटा इंटू √3/2, और माइनस इंटू प्लस माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर इंटू 1/2, ये √3/2 है। और आयोटा स्क्वायर आप जानते हैं -1 होता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2 हो जाएगा। और यहाँ अगर मैं 2 एलसीएम ले लूँ, या एलसीएम क्यों लें, अपन कॉमन ले लेते हैं, हम 1/2 को कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, वहाँ से बचेगा 1, और यहाँ आपने 1/2 तो हो गया आयोटा √3। तो ये 1/2 इंटू 1 प्लस आयोटा √3, 1/2 इंटू 1 प्लस आयोटा √3, ये इसका आंसर हो गया, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। देखिएगा 1/2 इंटू 1 प्लस आयोटा √3। सवाल बड़ा हो गया, थोड़ा लेंदी है ये, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। और हो सकता है सवाल 1 नंबर में नहीं आके सवाल 2.5 नंबर में आ जाए, 2.5 नंबर में आ जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन आपको मैंने इस सवाल के माध्यम से बहुत कुछ बातें समझा दी है, तो काफ़ी जो मुश्किल प्रश्न होंगे उनको करने में भी आपको इसमें आसान रहेगी। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाला ध्यान देना। अब 17वां आप देखेंगे क्या है, a प्लस आयोटा बी की पावर m/n में मूलों की संख्या कितनी होगी? व्हाट इज द नंबर ऑफ रूट्स इन a प्लस आयोटा बी की पावर m/n? देखिए a प्लस आयोटा बी, अगर मान लीजिए इसकी पावर 1/n होता तो रूट कितने होते? ये जो है ना 1/, उतने रूट होते, n रूट, इसके n रूट्स होते, यानी n मूल होते। अगर a प्लस आयोटा बी की पावर 1/7 होता तो 7 रूट्स होते। अब क्या है कि a प्लस आयोटा बी की पावर अगर ये 3/7 होता तो इसको कैसे लिखा जाता? इसको ऐसे लिखा जाता a प्लस आयोटा बी की पावर 3 और होल रेज टू 1/7। तो जो भी ये वैल्यू आती वो एक सम्मिश्र संख्या होती, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर होती। लेकिन यहाँ 1/7 है ना, तो इसके रूट्स भी 7 ही होंगे, ध्यान देना। तो आपको इस सिंपल सी बात ये ध्यान रखनी है कि अगर a प्लस आयोटा बी की पावर कोई एक क्या कहना चाहिए, रेशनल नंबर हो, परमेय संख्या हो, तो उसमें जो आता है, हर में जो आता है, वो नंबर ऑफ रूट्स बनते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे इसकी जो पावर है m/n, तो इसके हर में क्या आ रहा है? हर में आ रहा है n, तो इसके n रूट हैं। ये m जो है ना, ये a प्लस आयोटा बी की पावर m बन जाएगी और होल रेज टू 1/n हो जाएगी, तो n रूट्स हो जाएंगे। ध्यान देना, इसमें मूलों की संख्या n हो जाएगी। यहाँ n, अगला क्वेश्चन देखिएगा, a प्लस आयोटा बी की पावर n/m में कितने मूल होंगे, कितने रूट्स होंगे? तो यहाँ जो पावर है वो n/m है, तो ये n तो क्या होगा, a प्लस आयोटा बी की पावर बन जाएगी, और उस पूरी की पावर बनेगी 1/m। तो 1/m हो गया ना, तो इस बार रूट्स होंगे m। तो इस बात को ध्यान रखें। तो मैं फिर एक बार समझा देता हूँ, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे a प्लस आयोटा बी है कि पावर 5/8 है, 5/8, रूट कितने होंगे इसके? 8, इसके 8 रूट होंगे। और वही अगर a प्लस आयोटा बी की पावर 8/5 हो, इस बार नीचे क्या आ रहा, 5, इसके रूट 5 होंगे, ध्यान देना। तो जो पावर के अंदर एक रेशनल नंबर आता है, तो उसमें जो इंटीजर है, पूर्णांक है, किसमें? डिनोमिनेटर में, वो नंबर ऑफ रूट्स कहलाएंगे। ठीक है ना? तो ये मैंने अपना वीडियो यहाँ पे ख़त्म करना है, और मैंने इसमें क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 लिए हैं। छोटे छोटे प्रश्न हैं, लेकिन ये बड़े बड़े क्वेश्चन जो करेंगे आप कॉम्प्लेक्स नंबर में, उसमें बहुत हेल्प आपको करेंगे। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में, इन प्रश्नों को तैयार करो, और इनके जैसे कई क्वेश्चन और भी तैयार आप कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करें, और शेयर अधिकतम करें। क्या देखिए, पूरे राजस्थान के कई बच्चे जो हैं अभी तक भी मुझसे जुड़ नहीं पाए। मैंने जो ग्रुप बनाए व्हाट्सएप के, वो मुश्किल से 30% बच्चों को जोड़ पा रहे हैं, 70% बच्चे अभी तक मुझसे जुड़ नहीं पाए समय की कमी के कारण। तो उनको मैं सेकंड सेमेस्टर के अंदर जोड़ूंगा अपने से। तो आप अगर कोई भी कहीं भी किसी भी बच्चे को जानते हैं जो कि
डिप्लोमा का एग्ज़ाम दे रहा है फर्स्ट टाइम का, तो उसको ये ज़रूर भेजिए अगर आपके पास उसके कॉन्टैक्ट नंबर है तो। आप किसी का भला करेंगे, उसकी दुआएं लगेगी और पेपर उसका अच्छा होगा। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो ये पूरा करता हूँ। और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई RP व्यास, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस बराबर मिलते रहें। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।